Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Yesterday we just study about the Asiatic cheetah, how government just give the measures to protect this. Today we discuss about the some species about the plants which are on the way of exhausting. So government measures some planning for these vegetation. यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी वेजिटेशन है जो एग्जॉस्टिक होने के कगार पर है, इसीलिए गवर्नमेंट उनके लिए मेजर्स कर रही है कि वो कैसे उसे प्रोटेक्ट किए। बहुत सारी आपने भी सुना होगा ऐसी स्पीसीज हैं वेजिटेशन में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने रावण का एक इंसिडेंट सुना होगा, ठीक है, कि लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो हिमालयन एरिया से हनुमान जी क्या लेकर आते हैं, सुना है? क्या लाते हैं? संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आते हैं ना। यानी ऐसी ऐसी वेजिटेशन है जो लाइफ प्रोवाइडिंग है, ठीक है ना। ऐसा अगर वहां पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तो हम भी ये जानते हैं कि आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं। अभी भी आपने कोविड काल में भी देखा होगा, तुलसी, बैसिल का महत्व पढ़ा है, तुलसी का सुना है ना आपने। पहले लोग क्या करते थे, पहले हर चीज को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा जाता था, ठीक है। आज हम साइंटिफिक मीनिंग देखते हैं, पहले रिलीजियस था। कैसे लोग सुबह जल्दी उठते थे, ठीक है ना, वो मंदिर जाते थे, इतनी इतनी सी तुलसी पानी के साथ लेते थे, ठीक है ना। क्यों? आपको पता है कि जो तुलसी होती है उसमें मरकरी एसिड होता है जो हमारी टीथ के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, उसे निगलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मरकरी एसिड होता है हमारी दांतों को खराब कर देता है। तो जो जितने भी ये सब चीजें क्या थी, ये हमारे कल्चर में थी, लेकिन हमने उसे किससे जोड़ा? हमने उस समय लोग साइंटिफिक इतने अवेयर नहीं थे, तो हमने इन चीजों को किससे जोड़ा? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा। आज आप देख रहे हैं वही चीज वापस आ रही है। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वापस आ रहा है कल्चर हमारा। हम कह रहे हैं कि जितने भी हम अपने फूड चेंज में चेंज करके अपना क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। टैबलेट से कुछ नहीं होने वाला, दवाइयों से कुछ नहीं होना। जितनी आपकी इनहेल इम्यूनिटी पावर जितनी स्ट्रांग है, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए कि वो आने वाले बाहरी आक्रमण करता है यानी बैक्टीरिया से वो लड़ सके। इस जो हमने सेकेंड वेव देखी उसमें वही लोग सफल रहे इस कोविड से फाइट करने में जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। यानी हमारा जो शरीर है उसके अंदर खुद ऐसे वॉरियर्स हैं जो इन बैक्टीरियाज को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी वेजिटेशन है आयुर्वेदिक में जिनका अगर हम उपयोग करें तो उसके साइड इफेक्ट तो है ही नहीं जैसे हम एलोपैथिक में देखते हैं, बल्कि उससे काफी बीमारियों का इलाज हो सकता है। जैसे आप नीम गिलो सुना है ना आपने, काढ़ा पीते नीम गिलो का, कहते हैं क्यों कहते हैं? इम्यूनिटी पावर्स को बूस्ट करता है। तो ऐसी बहुत सारी वेजिटेशंस है जिनसे क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो हम ऐसे ही बात करें कि कुछ वेजिटेशंस की स्पीसीज है दे आर एग्जॉस्टेड, कि वो लुप्त हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग कर रही है कि कैसे उनको बचाया जा सके। यहां हम देखेंगे a resource obtaining from directly or indirectly from the forest and wildlife, for like that the wood, bark, leaves, rubber, medicine, dyes। यानी कभी कभी हम फॉरेस्ट से डायरेक्टली और कभी कभी इनडायरेक्टली भी हमें चीजें मिलती हैं। जैसे मेडिसिन तो हमें मिलती है इनडायरेक्टली, ठीक है, जैसे नीम है, अधिकांश मेडिसिन में नीम का यूज होता है, ठीक है। ठीक इस तरह से जो वुड है, फ्यूल है, ये हम डायरेक्टली लेते हैं, लेकिन जो मेडिसिन है वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हमें कहां से मिलता है? वेजिटेशन से मिलता है। तो इस तरह से वेजिटेशन से कहीं तो हम डायरेक्टली और कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट्स लेते हैं। So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted for Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railway। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल कंडीशन रही या इनका स्पीसीज का नुकसान हुआ वो हुआ कॉलोनिकल पीरियड में, जब उन्होंने 1857 की रेवोल्यूशन के बाद रेलवे को डेवलपमेंट किया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जो रेलवे है वो ब्रिटिशर्स की देन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को 1857 की रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने महसूस किया अगर क्रांति को, रेवोल्यूशन को टाइम पे नहीं दबाया जाता तो हो सकता है 100 साल पहले ही इंडिया आजाद हो जाता।
इसीलिए उन्हें एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने रेलवे को डेवलप्ड किया। आपने देखा होगा कि पूरी इंडिया में उन्होंने रेलवे को डेवलप नहीं किया, उन्हीं एरियाज में डेवलप किया जहां उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना था। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को नुकसान पहुंचाया गया। एग्रीकल्चर, commercial and scientific forestry and mining activities. Even after the independence, agriculture expansion continued to be one of the major cause of depletion of the forest resources. हालांकि इसके बाद भी, हम जब आजाद हो गए इंडिपेंडेंस के बाद भी, एग्रीकल्चर जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे हमने, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्टिव एरिया थे आफ्टर द पार्टीशन वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस हुए, हमने बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्टेड किया, एग्रीकल्चर लैंड में उसे कन्वर्टेड किया गया। Between the 51 to 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into the agricultural land all over the India. ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेस्ट सर्वे टीम है उन्होंने खोज की कि लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था उसे फॉरेस्ट लैंड से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्टेड किया गया। तो धीरे धीरे ये जो डिप्लेशन आप देख रहे हैं, substantial parts of the tribal belts, especially in the northern, eastern and central India, have been deforested or degraded by the shifting cultivation or zoom type of slash and burn agriculture. ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं, जनजातियां जहां रहती है, उन्होंने भी फॉरेस्ट एरिया को नुकसान पहुंचाया। कैसे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। नाउ आई वांट टू क्लियर व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या? इट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग, एक फार्मिंग का मेथड है इन विच द ट्राइबल एरिया just cut down the forest area, a small patch of land, and burn it also. Then they cultivate for 4 or 5 years continuously there. Then they shift to the another land. यानी जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं, जो जनजातियां फॉरेस्ट में रहती हैं, वो स्लैश और बर्न फार्मिंग, जिन्हें हम शिफ्टिंग फार्मिंग या जूमिंग भी कहते हैं, कल्टीवेशन भी कहते हैं, उसके थ्रू वो एक पैच ऑफ लैंड यानी एक भूमि के टुकड़े को, उसमें जितने फॉरेस्ट होते हैं उनमें आग लगा देती है पेड़ों में, और वो स्लैश और बर्न फार्मिंग कहलाती है इसीलिए। और फिर उसी लैंड पर लगभग 2 से 3 साल तक वो कल्टीवेशन करते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, यही प्रोसेस वो दूसरे लैंड पर करते हैं। दैट्स व्हाई दिस बर्न एंड स्लैश फार्मिंग इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज शिफ्टिंग फार्मिंग? ओके, क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पर। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन? व्हाट इज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन? व्हाई इट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? Why it is known as shifting cultivation? जो स्लैश और बर्न फार्मिंग है आपकी, उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग क्यों कहते हैं? लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. Now the question arises, as are colonial forest policies to be blamed? क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनिकल पॉलिसी है, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, केवल उसी को हम ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ही डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन का काम किया? नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आल्सो सपोर्टेड द डिफॉरेस्टेशन। हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं किया, और एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमने जो फॉरेस्ट एरिया था उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्टेड किया। तो हम पूरी तरह ब्रिटिश काल को या कॉलोनिकल पीरियड को ही ब्लेम नहीं कर सकते। वी ऑल्सो डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने भी प्ले किया है कि जब हमने एग्रीकल्चर लैंड को शिफ्ट किया तो हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें फॉरेस्ट एरिया को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिक्रीजिंग आवर फॉरेस्ट एरिया। देखिए यहाँ पर, सम ऑफ आवर environmental activities, the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried
through ironically termed as enrichment plantation, in which a single commercial valuable species was extensively planted and other species eliminated. कुछ एनवायरमेंटलिस्ट इस तरह से मानते हैं जो पर्यावरण के बारे में नॉलेज रखते हैं, जैसे मेधा पाटेकर इज ऑल्सो देयर। उनका ऐसा मानना है कि हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें भी कमियां हैं, इसलिए हम कॉलोनिकल रूल को नहीं कह सकते। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमने बहुत सारी वैल्यूएबल स्पीसीज पर ध्यान नहीं दिया, कुछ पर ध्यान दिया जो वैल्यूएबल थी, लेकिन कुछ को हमने वहां पर इग्नोर किया। फॉर इंस्टेंस यहां उन्होंने दिया जैसे टीक हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो टीक का है उसे इतना डैमेज, उस नुकसान पहुंचाया गया। एंड चिर या पाइन जिसे हम कहते हैं, प्लांटेशन इन द हिमालय हैव रिप्लेस्ड, उसकी जगह हमने क्या किया, हिमालयन ओक की जगह हमने यहाँ पर, निधि लेट है आप क्लास में, तो हमने हिमालयन ओक की जगह किसको किया, यहां पर हमने रिप्लेस किया पाइन ट्रीज को। तो इस तरह से एक वैल्यूएबल ट्री को बचाने के लिए हमने दूसरे वैल्यूएबल ट्री को वहां पर एलिमिनेटेड किया गया। तो ये जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी, इट इज ऑल्सो ब्लेम्ड, किसको हम ब्लेम कर सकते हैं कि इसने कुछ वैल्यूएबल स्पीसीज की जो एग्जॉस्टिंग का काम किया। Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest. Large scale project जैसे डैम, जब आप डैम बनाते तो किसी एरिया में, बहुत बड़े एरिया में ना केवल माइग्रेशन होता है लोगों का, बल्कि वहां जब फॉरेस्ट एरिया को भी नुकसान पहुंचाया जाता है तो वाइल्ड लाइफ भी वहां पर डिस्टर्ब होती है। तो जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे हम इंदिरा गांधी प्लानिंग की बात करें, नहर प्लानिंग की बात करें प्रोजेक्ट की, या किसी भी डैमेज की मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब वो बनाए जाते हैं तो उनसे वहां के एरिया को बहुत नुकसान होता है। मेधा पाटेकर एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक डैम्स के खिलाफ बहुत स्ट्रगल किया। उनका मानना था कि डैम डेफिनेटली इट इज टेम्पल्स फॉर मॉडर्न इंडिया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, यानी जैसे किसी देश में टेम्पल्स का होना जरूरी है, ऐसे ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम्स का होना भी जरूरी है। लेकिन इन डैम से जहां माइग्रेशन होता है लोगों का, वहां वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेशन को वहां पर खत्म करना पड़ता है। तो उनका मानना है कि केवल आप कॉलोनिकल रूल को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी, हमारी जो डेवलपमेंट की टेक्निक है, इट इज ऑल्सो गेट अ चांस टू डिफॉरेस्टेशन। ये भी ऐसा है कि जिससे बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। Since 1915, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for the River Valley project. उनका मानना है, जो एनवायरमेंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी डैम्स को बनाने के लिए वेस्ट किया गया, खराब किया गया। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। अभी हम बात कर रहे थे मेधा पाटेकर, शी जस्ट बिलोंग्स टू द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बहुत समय तक आंदोलन किया। इन मध्य प्रदेश विच वुड बी इन्वेट 40,000 हेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में जब ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट बना था, लगभग 40,000 हेक्टर के फॉरेस्ट को इससे लॉस हुआ था। माइनिंग, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपने नोट किया, क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर आपका था वो था एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर लैंड को आपने फॉरेस्ट लैंड से कन्वर्टेड किया। सेकंड जो आपने यहाँ पर फैक्टर देखा, दैट इज डैम्स, या हम इसे कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो थर्ड सेकंड सेक्टर है, दैट इज मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो जस्ट डिक्लाइन द फॉरेस्ट एरिया। तो ये हमने पहला पढ़ा कि जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें सेल्फ रिलायंस होना था फूड ग्रेन्स में, तो हमने एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्टेड किया। सेकंड, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करने लगे, हमें डैम्स की जरूरत पड़ने लगी, तो हमने फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर किया। एंड थर्ड थिंग इज माइनिंग। माइनिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। यहाँ माइनिंग को भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण मानते हैं।
The Buxa Tiger Project Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing डोलोमाइट माइनिंग. ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया कि माइनिंग किस तरह से डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट है वो एक माइनिंग एरिया के पास है. तो जब वहां डोलोमाइट माइनिंग होती है तो वहां उन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको वहां पर डिस्टर्बेंस होता है. इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स. तो इससे क्या होता है कि जो माइनिंग फील्ड है, जैसे आपके आसपास भी मान लीजिए कोई बहुत लाउड साउंड में काम करे या म्यूजिक बज जाए तो 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, है ना. आपने देखा कि जो जितने भी मैरिज गार्डन होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखे जाते हैं. एक टाइम पीरियड होता है कि 10 बजे के बाद आपको साउंड बंद करना है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं उनकी एक्टिविटीज पे ज्यादा साउंड का इफेक्ट पड़ता है. ठीक है ना. मेंटल जो आपकी पावर है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है. ठीक इस तरह से जो रिजर्व एरिया है उसके बाद माइनिंग होने के कारण जो वाइल्ड लाइफ जो नेचुरल हैबिटेट है, ना केवल उनका रूट डिस्टर्ब हुआ. रूट कैसे? कि वो उस माइनिंग एरिया में, क्योंकि आपको लगता है कि ये एनिमल्स हमसे डरते नहीं है लेकिन उनको भी डर लगता है आपसे, तो वो उनका रूट भी डिस्टर्ब होता है. दूसरा, उनका जो रूटीन है वो भी वहां पर डिस्टर्ब होता है. ये क्लियर हो गया. सो माइनिंग इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. 3 फैक्टर्स आर देयर. हमने 3 फैक्टर्स पढ़े डिफॉरेस्टेशन के. एग्रीकल्चर, सेकंड इज हमने कौन सा पढ़ा, सेकंड फैक्टर डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, एंड थर्ड इज माइनिंग. ओके. Many forest and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. Now the fourth point is grazing and fuel wood collection. आपको ध्यान होगा in nationalism in India हमने पढ़ा था कि कॉलोनिकल रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए थे फॉरेस्ट के लिए. वहां पर ट्राइबल्स एरिया को फ्यूल कलेक्ट करना अलाउड नहीं था. पढ़ा था? यस मैम. अब जो ट्राइबल्स एरिया थे वो बेसिकली दे आर डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि वो अपने फूड आइटम्स के लिए, फ्यूल के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं. तो जो एनवायरमेंटिस्ट हैं, जो फॉरेस्टिस्ट हैं, वो उनका मानना है कि क्योंकि जो ये ट्राइबल एरिया वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं. तो उनके फ्यूल कलेक्शन से, ठीक है, वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है. थ्रू there are many some substance in their argument, yet the fact remains that the substantial part of the fuel fodder demand is met by the looping rather by filling entire trees. The forest ecological system are repositories of some of the country's most valuable forest products. अब ये कह रहे हैं कि हालांकि उनकी डिमांड सही है कि जो ट्राइबल्स एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें फ्यूल कलेक्शन का और अपने जो फूड आइटम्स कलेक्शन का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस तरह से वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट के बहुत सारे वैल्यूएबल जो स्पीसीज होती है उनको भी खत्म कर देते हैं. Minerals and other resources that meet the demands of rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas thus means different things to different people, and therein lies in the fertile ground of conflict. और यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे ट्राइबल्स एरिया ने कहा कि वी जस्ट गैदर्ड और ग्रेजिंग अवर एनिमल्स, वी जस्ट कलेक्ट द फायर फ्यूल्स विद देयर. ठीक है, उनका ये मानना था कि हम तो वहां से सिर्फ ये चीज ले रहे हैं, लेकिन उनके बार बार फॉरेस्ट एरिया में, जो रिजर्व एरिया में एंट्री करने से क्या होता है, ना केवल जो वैल्यूएबल स्पीसीज होती हैं वेजिटेशन की उनको ही डैमेज होता है, बल्कि जो वहाँ के नेचुरल हैबिटेट हैं उनको भी वहां पर नुकसान पहुंचता है. जैसे आपने सुना भी होगा, धीरे धीरे क्या होता है, शिकार जैसी एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि शेर की खाल है, हाथी के दांत है, ये सब फेमस हो गए थे. तो इनके लिए भी फॉरेस्ट एरिया, जो रिजर्व एरिया है, वो बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया. यहाँ पर हम एक वेजिटेशन का आपको एग्जाम्पल देते हैं. मैंने आपसे कहा सम वेजिटेशंस आर ऑन द पीक ऑफ एक्सहॉस्टिंग, यानी बहुत सारी स्पीसीज जो है वो लुप्त होने की कगार पर है. जस्ट लाइक दैट इज हिमालय में भी एक स्पीसीज मिलती है जिससे कैंसर का इलाज होता है. एक वेराइटी ऑफ मेडिसिन
प्लांट है जिसमें टॉक्सिन की मात्रा पाई जाती है और बहुत सारी कैंसर की डिसीजेज में उसका यूज किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रजातियां भी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। देखिए यहाँ पर द हिमालयन यू टैक्सर is a medicinal plant found in various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो व्यू है ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में पाया जाता है। इट इज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ टैक्सल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द bark, needles, twigs एंड रूट्स ऑफ द ट्री। ये उस प्लांट की जड़ों से, उसकी जो कांटेदार पत्तियां होती है उनसे ये जो केमिकल कंपाउंड है वो उससे एक्सहॉस्टेड किया जाता है। एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली, और ये यूज किया जाता है टू ट्रीट, इट इज सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर डिजीज ड्रग्स ऑन द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। और ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे जो कैंसर की मेडिसिन बनती है उसमें इस केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है। The species is under great threat due to the overexploitation in the last one decade. Thousands of view periods trees have dried up in the various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा ये कह रहा है कि क्योंकि हमने अभी आपसे कहा कि ग्रेजिंग अलाउ नहीं होना चाहिए, जो फ्यूल वुड है उसका कलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल स्पीसीज है जिनके बारे में आपको नहीं पता। हो सकता है उन ट्राइबल्स एरिया के लोगों को नहीं पता, जैसे हमने देखा कि हिमालय में व्यू नाम की जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसमें टॉक्सिन पाई जाती है, उससे कैंसर की मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन? व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन? लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, Yes, ma'am. which medicinal plant is used in cancer anti-cancer drug? Which medicinal plant is used in anti-cancer drug? लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लिख लिया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट लिखिए, what are multi-purpose projects? What are multi-purpose projects? How they are responsible for damaging the environment? लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए, habitat destruction, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to decline the Indian biodiversity. So these are the factors which are responsible for decline in biodiversity. जैसे कई बार आप सुनते हैं, अभी आपने सुना भी होगा वर्ल्ड लेवल पे कि अमेजन के जंगल में भी आग लगी थी, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा जो डेंस एरिया होता है वहां पे आग बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो फॉरेस्ट फायर है वो भी क्या करती है, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं वो उसमें जिंदा जल जाते हैं। तो इस तरह से ये सब क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन। हम फॉरेस्ट एरिया से वुड कलेक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं, एक लिमिट में हमें वुड लेना चाहिए और उन्हीं एरियाज को डिस्टर्ब करना चाहिए जहां से प्लांट वापस रिप्रोड्यूस हो सके। लेकिन जो हमारी ग्रीड है ह्यूमन बींग्स की, हम क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन। माइनिंग कर रहे हैं तो हम लगातार माइनिंग कर रहे हैं, वुड कलेक्शन कर रहे हैं अगर हम वहां से फर्नीचर के लिए, डोर्स के लिए, वट एवर डेवलपमेंट के लिए, तो हम एक्सेस एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। और यही कारण है कि ना केवल वेजिटेशन की वैल्यूएबल स्पीसीज बल्कि वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेंट है दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग बाय अवर ह्यूमन एक्टिविटीज। सो दीज आर द बेसिक। ऐसे ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब क्या है, रीजन है जिससे बायोडाइवर्सिटी वो इफेक्टेड हो रही है। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज टू एनवायरमेंटल destruction are unequal access, unequitable
consumption of resources and differential sharing of responsibility for the environmental well-being. इनके अलावा और भी चीजें हैं जो हम इस बायोडाइवर्सिटी को जो इफेक्टेड कर रही है, जैसे अनइक्वल एक्सेस, ठीक है, जो हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी अनइक्वल है। जैसे आपने सुना भी होगा, कहीं पर 24 घंटे पानी आता है, कहीं दिन में एक बार आता है, कहीं दिन में 2 बार आता है, किसी किसी जगह 3 दिन में एक बार, जैसे बीकानेर और ऐसे एरिया है वहां पे 3 दिन में एक बार पानी आता है। तो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ये भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी तरह से हम देखें डिफरेंशियल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज का जो हम कंजप्शन करें वो भी डिफरेंशियल है। कैसे? कुछ लोग रिसोर्सेज का एक्सेस यूज कर रहे हैं माइनिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि माइनिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए, माइंस को फिल कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेपर है, बुक है, उसमें आप कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर पेपर वेट रख देते हैं ताकि वो फैन जो हवा है उससे वो पेजेस इधर उधर ना हो। अगर आप उसमें से पेपर वेट हटा देंगे तो क्या होगा, वो बुक पलटती जाएगी और नीचे गिर जाएगी। ठीक इस तरह से आप अर्थ में से कुछ माइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, उस पर प्रेशर क्या हो गया, उस एरिया पे कम हो गया। और इस प्रेशर के कम होने से क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि राजस्थान सबसे सेफ एरिया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी अर्थक्वेक आने लगे। तो माइनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उसका वेटेज अर्थ का कम कर देते हैं, तो इससे वहां पर अर्थक्वेक की प्रॉब्लम हो जाती। तो हमारी ऐसी कुछ एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, माइनिंग एक्टिविटीज है, पॉल्यूशन है, जिससे क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है। अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया में कई बार जानवर आ जाते हैं, चीता देखा गया, लायन देखा गया, वो आपके एरिया में थोड़ी आते हैं, आपने उनके फॉरेस्ट एरिया में अपने मकान बना लिए। आज मनुष्य ने क्या किया, बहुत दूर दूर तक अपना रेजिडेंशियल एरिया बढ़ा दिया। तो जो इनका रेगुलर पाथ था उसको हमने क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी है दैट इज इफेक्टेड बाय दिस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफ्टन साइट्स एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आपको पता है कि डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस एंड थर्ड कैटेगरी नेशंस, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी नेशंस, जो मतलब बहुत गरीब नेशंस होते हैं, तो डेवलप्ड नेशंस अपना प्रेशर क्या करते हैं, उन पर डाल देते हैं, ठीक है। अपने प्रेशर उन पे कैसे डाल देते हैं कि वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज को क्या करने लगते हैं, इफेक्ट करने लगते हैं। समझ गए? ठीक है। तो इस तरह से जो डेवलप्ड नेशंस है वो भी क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज से अदर्स नेशन, जैसे साउथ अफ्रीका का नाम आपने सुना है, सुना है? बहुत ज्यादा वो रिच है वेजिटेशन में। आपको पता है वहां डायमंड्स की जो माइनिंग होती है ना, लेकिन वो माइनिंग कहाँ की जाती है, वो जो डेवलप्ड नेशंस है वहां उनके थ्रू की जाती है। तो उनको क्या मतलब है कि साउथ अफ्रीका के लिए वो ध्यान दे, तो वो एक्सेस एक्सप्लोटेशन करते हैं, तो वहां का जो एनवायरमेंट है वो वहां कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होता है। तो हमारा जो ये थर्ड वर्ल्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का काम करता है। समझ में आ गया ये? ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर देन रिसोर्सेज देन द एवरेज सोमालियन। इसने बताया कि जैसे जो डेवलप्ड नेशंस के लोग हैं यानी अमेरिकन हैं, वो 40 टाइम्स मोर, सोमालियंस जो बैकवर्ड है उनसे 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज का यूज करते हैं। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी probably cause more ecological damage because of the amount of they consume then। इसी तरह से हम इंडिया में भी देखते हैं कि यहाँ पर लोग 5% ज्यादा कंजप्शन करते हैं रिसोर्सेस का। The poorest 25%, the former share minimum responsibility for the environmental well-being. The question is, who is consuming what and from where and how much? अब यहाँ प्रश्न क्या उठा कि who is consuming more? Either the developed nation consuming more, the developing nations consuming more, या other countries are also consuming more. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ कि कौन से नेशंस हैं जो ऐसा प्रेशर बना रहे हैं कि जहां पर थर्ड कंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है और वहां पर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए ये बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे जो डेवलप्ड नेशन है
कई बार वो अपने गार्बेजेस यानी अपना जो एक्सेस कचरा हो जाता है वो भी डेवलप जो थर्ड कंट्रीज है वहां पर वो उसको भेजना स्टार्ट कर देते, वो वहां के एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पर ध्यान नहीं देते। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, Yes, ma'am. आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर द रीजन, what are the reasons behind, what are the reasons behind environmental degradation, what are the reasons behind environmental degradation? लिख लिया? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. चलिए आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? Ma'am, 5 questions हो गए. ओके चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, You too, ma'am. वेलकम बेटा।